दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जहां पे हम कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स हल कर रहे हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 जो बनता है। आज हम प्रश्नावली 3.1 अरिहंत की किताब में जो होती है, हम प्रयास करेंगे इसमें सभी प्रश्नों को लगभग एक नज़र में देख लें। जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको नहीं देखा जाएगा, बट जो क्वेश्चन रहेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा जाएगा और हल किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों ये जो प्रश्नावली है 3.1 ये 55 नंबर पेज पे मिल जाती है आपको अरिहंत की किताब में, जो मोटी वाली किताब है। और यहाँ पे इसका जो पहला प्रश्न है वो शाब्दिक प्रश्न है। पहले बात तो आपको ये हमें बीजगणितीय रूप में फिर ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। और हम देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें भी सेम चीज़ है। तो हम इनमें से एक क्वेश्चन को हल करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे, बताएंगे पूरा डिटेल में। तो इससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि मैंने पीछे भी 3 वीडियो बना दी थी इसके बारे में, और इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट थे उनको लेकर के हल करते हुए। पर अगर आपने वो नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को लगभग कवर करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो इसमें दिखाई दे रहा है, शाब्दिक प्रश्नों को बीजगणितीय रूप में फिर ग्राफीय रूप में ये बदलने वाला काम हमने बताया था। तो इसी चीज़ को हम फिर से चलिए बताते हैं। तो प्रश्न को पहले पढ़ लिया जाए ताकि अच्छे से समझ में आए कि आखिर हमें करना क्या है। तो ये कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, जैकब एक व्यक्ति है, उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। जैकब पिता है, उसका बेटा छोटा रहेगा, उसका 7 गुना थी। 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष बाद के बाद जैकब की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, वो फ्यूचर में। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में निरूपित कीजिए। हमको यहाँ पे निरूपित करना है, साथ में हल, इसका हल और उत्तर तो मिल ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने किताब से थोड़ा सा मिलता जुलता चीजें लिखी है। देखिए, पहली शर्त कहा जाता है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ही हमने लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा शुरुआत तो आपको करनी नहीं है, पर शुरुआत कहाँ से करनी है वो देखेंगे। ये तो आपका प्रश्न से संबंधित है। तो यहाँ पे हमने दूसरी शर्त को भी हमने उतार ही लिया है। शुरुआत हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले बात तो यहाँ पे 2 लोगों की बात की जा रही है। सबसे हम मान लेंगे, माना जैकब जो है, जैकब की हम यहाँ पे वर्तमान आयु मानेंगे। वर्तमान आयु, ये जो वर्तमान आयु है, अभी तुरंत की करंट आयु जो है वो x वर्ष मान लेते हैं, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। याद रखेंगे जब भी आयु से संबंधित प्रश्न आएंगे या फिर शाब्दिक प्रश्नों में हमेशा x y आपको मानना ही होगा। किसी भी स्थिति में आपको कुछ न कुछ तो दिया ही जाएगा। आप ये भी कह लेंगे जिसके बारे में पूछा जा रहा है आपको उसी को x y मानना है। जैसे यहाँ पे जैकब की आयु और जैकब के पुत्र की आयु की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे दोनों को हमने पिता और पुत्र को x और y मान लिया है। आप पहली शर्त जो कह रहे हैं 5 वर्ष पहले, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार ये काम क्या चलेगा, ये कुछ इस प्रकार चलेगा कि भैया 5 वर्ष पहले की बात कर रहे थे, 5 वर्ष पहले। तो ये जब 5 वर्ष पहले की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट लिखेंगे। जो जैकब होगा, यहाँ पे जैकब की आयु आपको लिखना चाहिए, मैं केवल जैकब अकेले लिख रहा हूँ। तो ये 5 वर्ष पहले x - 5, 5 साल पहले क्या कम रहे होंगे। ठीक है, कम रहे होंगे। और जो उनका पुत्र होगा वो भी 5 साल पहले, जो उनका पुत्र है वो भी 5 साल, अभी तो y क्या है, 5 साल पहले कितना रहा होगा, y - 5 वर्ष का रहा होगा। ये स्थितियां बनती हैं। और अब जब यहाँ पे 7 गुना होने वाली बात आ गई थी, 7 गुना होने वाली बात आ गई थी, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो हम एक तरफ पिता को लिख लेते हैं, ये हमने पिता को लिख लिया। एक तरफ हमने पुत्र को लिख लिया, बीच में बराबर का निशान लगा दिया। अभी क्या है, 7 गुना होने की बात कर रहे थे, तो 7 से हमको गुणा करना है। किधर करना है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात बस इतनी है कि पिता की आयु ये है, पिता हमेशा ज्यादा रहेगा, पुत्र हमेशा कम रहेगा। पुत्र में अगर 7 से गुणा करेंगे तभी वो पिता के बराबर आ पाएगा, नहीं तो पिता तो पहले से ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसी में हम 7 से
गुणा कर लेंगे। और दूसरा तरीका समझने वाला, जो ऐसे समझते हैं तो ठीक है, जो नहीं ऐसा समझते हैं तो ऐसे समझ ले भैया। कहा गया है जैकब अपने पुत्र का 7 गुना, यहाँ पे पुत्र का 7 गुना की बात कर रहे हैं, तो पुत्र में का मने गुणा 7, ठीक है, पुत्र की आयु में 7 से गुणा कर दिया गया। ये स्थितियां बनती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप वैसे भी समझ सकते हैं, 2 स्थितियां हैं, मैंने आपको समझा दी हैं। अभी यहाँ पे हमको निकाल लेना है एक समीकरण। x माइनस 5 बनेगा, यहाँ पे 7y माइनस 5 से 35 बनेगा। पक्षांतर करेंगे, x माइनस 7y बनेगा, ये माइनस 5 है, ये इधर आने के बाद प्लस 35 हो जाएगा बराबर 0। घटाने के बाद यहाँ पे x माइनस 7y और ये प्लस 30 बराबर 0। ये समीकरण 1 बन जाएगा। ये क्या हो गया, बीज गणितीय रूप में जो निरूपित करना था ये काम हो चुका है। अब द्वितीय शर्त जो बनती है, द्वितीय शर्त जो दूसरी शर्त बनती है, उसके अनुसार हमारा क्या काम चल रहा है, 5 वर्ष बाद या फिर पश्चात की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैकब होगा, जैकब उसकी आयु क्या बनेगी, वो x प्लस 5 बन जाएगी, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। और जो उसका पुत्र होगा वो कितना बन जाएगा, y प्लस 5, ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा 5 साल बाद। तो ऐसे में एक तरफ पिता को लिख दिया, दूसरी तरफ पुत्र को लिख दिया। इस शर्त में कितने गुने की बात कर रहा था, 3 गुने की बात कर रहा था। पुत्र का 3 गुना, तो पुत्र में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बराबर लगाया, पुत्र में 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पे x माइनस x प्लस 5 और यहाँ पे गुणा कराने के बाद 3y प्लस 5 15। पक्षांतर करेंगे, x प्लस 5 है, यहाँ पे माइनस 3y है और माइनस 15 बन जाएगा बराबर 0। और x माइनस 3y ऐसे हो जाएगा, 15 में से 5 चला जाएगा तो माइनस 10 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया। बस यही 2 समीकरणों को हमको पहले प्राप्त करना था, फिर बीजगणितीय रूप में हमको बदल दिया है। अब हमें बदलना है, इसका ज्ञात करना है ग्राफीय रूप। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ लेना है पहले सवाल के साथ ही कैसे बीज जो आपके शाब्दिक प्रश्न होते हैं उनको बीजगणितीय रूप में कैसे बदला जाता है। और यहाँ पे दूसरा वाला भाग जो बनता है, जब हमको बीजगणितीय रूप प्राप्त हो जाए तो उसको कैसे ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे, बस एक सवाल में आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, बेसिकली हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे x से बराबर कर सकते हैं, इसको उधर भेज करके 7y माइनस 30 कर सकते हैं। ये पहले समीकरण के साथ हम यहाँ पे इतना व्यवहार कर रहे हैं। और अब बना लेते हैं थोड़ा सा एक डिब्बा बॉक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, हम x के अलग अलग मान और y के अलग अलग मान प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे कि x का मान y के पद में मिल रहा है, तो हमको y के अलग अलग मान रखने हैं ताकि x के मान प्राप्त हो जाएं। अभी x का मान अगर आप क्या करते हैं, y का मान अगर 1 रखते हैं, y बराबर 1 पर आप x बराबर क्या निकालेंगे, 7 गुणते 1 माइनस 30। तो यहाँ पे 7 एकम 7 माइनस 30 और यहाँ घटाने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा 23, वो भी माइनस में। तो इतना जो मिला है यहाँ पे लिख देंगे माइनस 23। अभी यहाँ पे देखने के बाद ये समझ में आता है कि ये तो माइनस 23 ग्राफ में दिखाएंगे तो 30 खाने बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ी गिनती होगी। तो याद रखें कि इतने बड़े वाले चीज़ों को हमको नहीं लेना है, मतलब कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा जैसा हो पाए, हल करते वक्त याद करेंगे। ये रफ काम हो गए, इसको रफ में हटा देंगे। और अगर हम यहाँ पे 2 ट्राई कर लेते हैं तो 7 दूनी 14, 14 30 में से 14 घटाने पर कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस 16 हो जाएगा, तब पर भी बहुत बड़ी ही गिनती है। अपन 3 ट्राई कर लेते हैं तो 7 त्रिक 21, 21 में 30 घटाने पर, यानी कि 30 में 21 घटाने पर माइनस 9 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। दूसरा, अभी यहाँ पे दोनों लोग प्लस में क्यों नहीं आ रहे हैं, 4 रखते हैं तो 7 चौक 28, 28 माइनस 30, अभी भी माइनस 2 ही मिलेगा। अभी हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 सते 35, 35 5 सते 35, 35 में 30 गया 5, ठीक है। तो यानी कि हमको इन लोगों को चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गिनती हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे माइनस 9 है, हम इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। अभी यहाँ पे 6 रख सकते हैं, 6 सते 42, 42 में से 30 गया तो बचेगा 12,
बस हम यहाँ पे इतने ही को रखेंगे क्योंकि अब और बड़े दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पे 7 रखेंगे तो बहुत बड़ी गिनती मिल जाएगी। माइनस वाला रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि माइनस में भी बहुत बड़ी गिनती मिल जाएगी। तो इतना सा काम जो चीज़ें हो रही हैं तो ये तो हटा दिए, ये रफ काम हो गया। हमको इन 3 चीज़ों को प्रयोग करना है और यहाँ पे हम बड़े बकायदे y बराबर 4 पर और x बराबर हम 7 गुणते 4 माइनस 30, 7 चौके 28 माइनस 30 बराबर -2, ऐसा लिख लेंगे सभी के लिए। अब ये चीज़ें तो हो चुकी है, पहला समीकरण तो हो गया। अभी दूसरा समीकरण को भी यहीं पे हल कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे समीकरण को यहाँ पे हमने लिखा है, याद रखें यहाँ पे माइनस है और यहाँ से x बराबर इन दोनों को 3y इधर जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा। ये समीकरण बन गया है। अब इसके लिए भी बॉक्स ही बना लेते हैं। अब याद रखेंगे हम दोनों समीकरणों को एक साथ पहले क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि हमको ग्राफ में, क्योंकि ये दोनों एक ही सवाल के हैं, एक ही सवाल के दोनों ग्राफ, दोनों समीकरण है, तो हमको एक ही ग्राफ में दोनों को दर्शाना है। इस वजह से दोनों को पहले हल कर लेना है, फिर उसके बाद ग्राफ में दर्शाना है। तो x बराबर y का मान हमको यहाँ पे रखना है। y का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 10 3 13 मिल जाएगा। अब बड़ी गिनतियाँ मिलने लगी हैं। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 6 10 हो जाएगा 6 और 10 16 और 3 रखने पर हो जाएगा 3 3 9 10 19। अब बहुत बड़ी गिनतियाँ मिल लगेंगी तो अब छोड़ देते हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें तो हो चुकी है, ग्राफ बन चुका है। हमको इतना बड़ा डिब्बा भी नहीं बनाना, थोड़ा सोच समझ के बनाना है, इतना छोटा ही बना देना है, नहीं तो इसको हटाना पड़ेगा तो ख़राब लगेगा। अब पेंसिल से ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ग्राफ को हम बना लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे हाथ से ही ड्रॉ कर ले रहे हैं ग्राफ को। आपको पटरी और प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, ये दोनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। पटरी प्रकार से आप यहाँ पे निशान बराबर दूरी पे लगा लेंगे। अब पेंसिल से एक एक खाने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे खाने आप लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाना भी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और अब इनको ग्राफ में जब दिखाना है तो यहाँ पर हमारे पास A B और इनको C दिखा देंगे। इनको लिख लेंगे P Q और R और इनको हम दिखाना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात तो x -2 है, y पे 4 है। तो x पे आप -2 आए, y पे +4, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। ये अंदाजन चल रहा है, आपको थोड़ा सा और अच्छा साफ सुथरा बनाना होगा। अब y पे 5 + 5 है, x पे आप जा रहे हैं जब 5 1 2 3 4 5, तो y पे 5 आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा, लगभग ये हो चुका है। और x पे 12 y पे 6, यहाँ पे आप 12 जाएंगे तो अब 6 आपको कहीं पे ऐसे लगभग में मिलेगा। तो अगर आप इसको मिलाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे कुछ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये स्थिति ऐसे बन गई। इनको पटरी से ड्रॉ किया जाता है, मिलाया जाता है और साफ सुथरा तब लगेगा। अभी यहाँ पे हम दूसरे समीकरण को दिखाते हैं। यहाँ पे तो ये A B और C को हमने दिखा दिया। यहाँ पे P Q R S को दिखाते हैं। x पे 13 y पे 1, x पे 13 कहीं आगे जाके और y पे 1 यहाँ पे कहीं ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये P हो जाएगा 16 और 2, आपको 16 जाना होगा तब 2, तो कुल मिला के आपको कुछ ऐसी लाइन ऐसे मिलेगी जो आपस में मिलने वाले नहीं है। तो इसको आलेखी रूप में दिखाने की अकेले बात इसी वजह से की गई थी ताकि यहाँ पे ये, क्योंकि हल नहीं हो पाएगा, मुश्किल है मिल पाना। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इस प्रकार से इसका चित्र ड्रॉ होगा और हो जाने के बाद आपको कुछ इसी को ऐसे ही सभी में बनाना होगा। अब आगे बात करें जो दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में भी ऐसे ही आपको ग्राफी रूप में और फिर बीजगणितीय रूप में, फिर ग्राफी रूप में बदलना है। सवाल को पढ़ना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है तो आपको आ जाएगा। तीसरा में है निम्नलिखित रैखिक समीकरण योग को ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल करने का बस इतना सा तात्पर्य बनता है कि आपको वैसे ही जैसा भी अपने हल किया, लास्ट में समीकरण दिया गया उसको ऐसे हल करना है और उसके बाद ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद वो दोनों जहाँ पे काटें वही आपका x और y का मान आपका हल होगा। बस इतना सा आपको करना है। और आगे चौथी जो सवाल है यहाँ पे दिया गया है, आलेखी विधि से जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों में से कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अनंत हल है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ बता देनी चाहिए। पहले थ्योरी बताते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें हो।
तो दोस्तों थ्योरी कुछ इस प्रकार से बनती है, जब भी हम ग्राफ में दो लाइनों को खींचेंगे, जैसे आपको बीजगणितीय रूप दिया, उसको हल किया, हल करने के बाद आपने ग्राफ में निरूपित किया, तो दो स्थितियां बनती हैं। तो जैसे आपके ये एक्स डैश वाई डैश और ये ओ आपका ग्राफ हो गया, तो सबसे पहले स्थिति बस इतनी सी है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, कहीं एक बिंदु पर काटेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। ऐसी रेखाओं को कहा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको कहा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये आप जान गए। अब इसमें जहां पे ये काट रही हैं, केवल एक जगह पे काट रही हैं, तो यही एक बिंदु इनका हल होगा, यानी कि केवल एक हल होंगे, केवल एक हल इनके होंगे। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसी स्थिति में केवल एक हल होंगे। इसी एक हल को अद्वितीय हल भी कहा जाता है, और ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। एक आती है संगतता। संगतता मतलब कि क्या ये मिलती हैं? हाँ, ये मिलती हैं, इसलिए इसमें कहा जाएगा संगत। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति दो रेखाओं के बारे में हो जाएगी कि ये संपाती हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति आपके पास एक ग्राफ है, कोई एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से गई, यानी बिना बगल हुए, तो ऐसे रेखाओं को कहा जाता है संपाती। जैसे कि 12 बजे, जब 12 बजते हैं तो घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां संपाती हो जाती, यानी एक समान एक लाइन पे आ जाती है, तो उनको संपाती कहा जाता है। ठीक है, संपाती, ये संपाती हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, यानी कि 12 की जैसे हो जाती हैं स्थितियां। अब यहाँ पे ये रेखाएं कितनी जगहों पे मिल रही हैं, आपको यहाँ पे भी मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे हर स्थिति पे आपको ये मिलती हुई प्रतीत हुई। क्या यहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं? हाँ, मिल रही हैं। ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं? हाँ, मिल रही हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं? नहीं भैया, केवल यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे नहीं, ये वाली लाइन इधर से तो जा ही नहीं रही है, तो केवल एक जगह से मिल रही है, इसलिए अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। यहाँ पे बहुत जगह मिल रही है, इस वजह से क्या हो गई, यहाँ पे अनंत हल होंगे, अनंत हल, इसके अनंत हल हो जाएंगे। और यहाँ पे निकाय होने का मतलब ये दोनों मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? हाँ, मिल रही हैं भैया, बहुत ज्यादा ही मिल रही है। ये क्या है? संगत निकाय है। ठीक है, ये निकाय संगत है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मिल रही है, इसको इसकी वजह से इसको निर्भर भी कह दिया जाता है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही मिल रही है, निर्भर भी कह दिया जाएगा। एक तीसरी स्थिति ये बन जाती है कि दो रेखा ऐसे जाएं, समांतर हो जाएं। ठीक है, एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, समांतर हो जा रही है, एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं। जब ये ऐसे जा रही हैं तो इनको कहा जाता है क्या? समांतर। ठीक है, ये समांतर रेखाएं होंगी, समांतर, और ये दोनों कहीं एक दूसरे को कहीं भी मिल नहीं रही हैं, किसी भी जगह नहीं मिल रही हैं, तो कोई बिंदु इनमें कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं है तो कोई हल नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगी। और यहाँ पे संगत में कह दिया जाएगा, जब ये मिल ही नहीं रही है तो ये असंगत है। तो ये स्थितियां बन गई। अब इन्हीं स्थितियों को आपको हल करके यहाँ पे जो बीजगणितीय रूप होता है उनमें उनके रूप में भी बताया जाता है। आप बीजगणितीय समीकरण को देखते ही बता सकते हैं कि वो दोनों संगत हैं, संपाती हैं, समांतर हैं कि नहीं है। तो आती है पहली स्थिति a1/a2 b1/b2। ठीक है, ये क्या होता है समीकरण? बेसिकली तो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये दोनों समीकरण होते हैं। अब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकाला जाता है। पहले दोनों अनुपात अगर बराबर नहीं है तब ये क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। मान लीजिए ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के। और फिर अब चेक कर लीजिए, जब दो लोग बराबर हो गए तो चेक कर लीजिए क्या तीसरा वाला भी बराबर हो रहा है। अगर ये बराबर हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा संपाती। ठीक है, और अगर मान लीजिए खाली आगे वाले ही बराबर हो रहे हैं, ठीक है, b1/b2 यही बराबर हो रहा है, ये जो है ये बराबर नहीं हो रहा है, तब ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगी समांतर। तो ये स्थितियां होती हैं, इन्हीं को देखा जाता है, थ्योरी के रूप में समझा जाता है। अब इसी के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि जो सवाल है आपके पास
चौथी सवाल, पांचवी सवाल, छठवीं सवाल यहाँ पे जो भी बन रही हैं उन सवालों में आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसमें कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है वो बड़े आराम से हम बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब हमको वो चीज़ें पता होंगी। सबसे पहले बात तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आप ग्राफी आलेखी विधि से जांच कीजिए। वैसे आलेखी विधि ना लगानी हो तब पर भी हम इसमें जांच कर ही सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आलेखी विधि से इसको हल करने के प्रयास करेंगे। सो दोस्तों चलिए जांच करना शुरू करते हैं चौथे प्रश्न में। प्रश्न के अनुसार हमको जो दो समीकरण दिए गए थे, दोनों समीकरणों को हमने थोड़ी थोड़ी गलतियों के साथ उतार लिया है। पहले वाले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा हल निकालेंगे, फिर ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि अगर हम y को उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाता है, यानी 30y बराबर आपको मिलेगा 15x प्लस 1, और y बराबर मिल जाएगा 15x प्लस 1 बटे 30। तो बस इतना सा मिल चुका है और इसके लिए हम बॉक्स बना देंगे। ज़्यादा मानों की हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बस हम 3 मान निकाल लेते हैं, इतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे हमको x दिखाई दे रहा है तो हम यहीं पे मान रखना शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ पे अगर x का मान 1 रखेंगे तो 15 कम 15 1 16 बटे 30 हो जाएगा, जो कि बटे वाली गिनती होगी। हमको बटे वाली गिनती को अवॉइड करना है, छोड़ना है, मतलब उसको रखने से कोई लाभ नहीं होगा, हम दिखा नहीं पाएंगे उतना अच्छे से। तो 15 दूनी 30, 30 से 31 बटे 30, फिर से वही काम हो जाएगा। और 15 तीन 45 से 1 हो जाएगा 46, तब पर भी नहीं काम बन रहेगा। और यहाँ पे ट्राई करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी हमको कोई भी एक अच्छी संख्या नहीं मिली जो पूर्णांक हो। तो हमने सोचा क्यों ना बटे वाली संख्या में यही हाथ आजमा लिया जाए और रखा जाए। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 15 कम 15 1 16 बटे 30, बस इतना सा काम हम यहाँ पे करेंगे। 2 रखेंगे तो 15 दूनी 30 1 31 बटे 30। 3 रखेंगे तो 15 तीन 45 1 46 बटे 30, और इसको भरने की ज़रूरत तो हमें नहीं लगती कि इतनी बड़ी गिनती को ये भरे। सेकेंड वाला जो है हमारे पास समीकरण, इस समीकरण से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे एक y वाला चीज़ माइनस में बराबर उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि हमको 24 बटे 4 y मिल जाएगा प्लस में, और उधर 3x प्लस 1 बटे 5 ये अपना माइनस में रहेगा। तो 4 छंग 24 होता है, तो यहाँ पे हम 6y रिप्रेजेंट करेंगे, बटे में 1 लगाएंगे, और यहाँ पे 5 1 कम 5 5 यहाँ पे 15, और इसका एक इधर जाएगा तो 1। 6 को नीचे भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 15x प्लस 1 बटे 5 6 30। और अगर हम ध्यान से देखें तो यही वाला समीकरण दोबारा हमको प्राप्त हुआ है, और इसके लिए हमारा जो x और y का जो मान है सेम टू सेम वही छाप दिया जाए तो कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होने वाली है। 1 पे आया था 16 बटे 30, 2 पे आया था अपना 31 बटे 30, और 3 पे जो आया था वो 46 बटे 30। इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम ग्राफ में देखेंगे, इनको लिखना शुरू करेंगे, बनाएंगे, तो 1 पे 16 बटे 30, 1 x पे क्या है y पे 16 बटे 30। 16 बटे 30 का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है कि 1 से भी बहुत छोटी गिनती मिल गई है, लगभग इतना कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे 2 पर कितना हो रहा है, 2 पे हो रहा है 31 बटे 30, वो 1 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और 3 पे हो गया 46 बटे 30, वो लगभग ऐसे एक सीधी रेखा पे ऐसे कुछ प्राप्त होगी, लगभग अंदाजा यहाँ पे हम लिखेंगे। पहले वाले को 1 है, यहाँ पे हम इसको हम ABC लिख दें, इसको हम PQR लिख दें। तो यहाँ पे अपना ये ABC और PQR जो होगा वो सेम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में, दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं क्या है, ये समपाती, दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा गया था सवाल में कि इसमें कितने हल होंगे। तो जब इस रेखाएं समपाती हो गई हैं और यहीं पे हमको दिखाई दे रहा है 1 2 3, 3 के तीनों हल मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल
होंगे इसके, तो यहाँ पे हम इसके अनंत हल लिखेंगे। और इसी के आधार पर हमें पांचवी सवाल जो मिल जाती है, कहा जा रहा है आलेखी विधि से इसके संगत होने की जांच कीजिए। अब संगत कब होता है? संगत होने की स्थिति ये होती है कि ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे तब पर भी संगत कहा जाएगा, और जैसे इस सवाल में हुआ संपाती हो रहे हैं तब पर भी उनको संगत कहा जाएगा। बस ये ना हो कि वो समांतर हो जाएं और एक दूसरे से कभी मिले ही ना। अगर वो मिलेंगे नहीं तो संगत नहीं हो पाएंगे। तो संगत होने के लिए बस इतना सा है कि वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगली सवाल को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल नंबर 6 कहा जा रहा है आलेखी विधि से रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई बराबर -1 तथा 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 का हल ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं तथा x अक्ष द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों को भी ज्ञात कीजिए। यानी शीर्षों के निर्देशांक हमको बेसिकली ज्ञात करने हैं इस सवाल के लिए। तो हमको पहले बात तो इस सवाल में थोड़ा सा हल करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। आलेखी विधि से कह रहा है तो आलेख तो खींचना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है हो जाता है इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास जो भी समीकरण है इन समीकरणों को हमको वैसे ही ग्राफी उसके वैसे ही बॉक्स बनाने हैं और उनको वैसे ही थोड़ा सा हल करना है। देखेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे x माइनस वाई बराबर -1 है, पक्षांतर करेंगे, y को उधर एक को उधर लाएंगे तो y प्लस में हो जाएगा, और x और ये एक क्या है प्लस में चला जाएगा। तो कुछ ऐसा मिलेगा, एक इसके साथ जाके प्लस में हो गया और ये इधर जाके प्लस में हो गया, और सभी बेसिकली प्लस में हो गए हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए मानों को लिखना शुरू करते हैं। अभी x बराबर 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो वो 5 बन जाएगा। तो ये पहला समीकरण के लिए तो बन चुका है। दूसरे समीकरण में 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 हो रहा है। पक्षांतर करेंगे, y को इधर रहने देते हैं, 10 उधर भेजने के बाद प्लस हो जाएगा, 2y उधर जाने के बाद 2x उधर जाने के बाद -2x हो जाएगा। इसके लिए भी बॉक्स से ही बनाते हैं हम और मानों को रखने का प्रयास शुरू करते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 यानी 10 में से 2 गया 8, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4, और 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, और 5 रख देंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 0। ये स्थितियां बन चुकी हैं। अब हमें बस इसको ग्राफ में दर्शाना है। अब कैसे भी करके इनको ग्राफ में दिखाना शुरू करते हैं। आपको इसको पटरी से बनाना चाहिए। मैं बार बार यही आपसे कहूँगा कि आपको इसको पटरी से बनाना चाहिए और इन चिन्हों को पटरी से नाप के बराबर दूरियों पर लगाना चाहिए। अभी देखिए कई बार गलतियाँ ये होती हैं कि इन दूरियों के इतनी दूरी और इतनी दूरी बराबर होनी चाहिए, ये कई लोगों को दिखाई भी नहीं देती हैं शुरुआती तौर पे। ये बारीक चीज़ें हैं। तो ये कुल मिला के ग्राफ हमने बेसिकली छोटा सा बना लिया है, और ये अपना x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे नीचे y डैश होता है। अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, और झिंगुर की आवाज़ें बहुत ज़ोर से आ रही होंगी। ओके, यहाँ पे हम इसको p, q, r, s और t कह लेते हैं। a का मान है 1,2, x पे 1, y पे 2, यहाँ पे a हो गया, और यहाँ पे 2 पे 3 होता था तो यहाँ पे हो गया ये b, 3 पे 4 है तो वहाँ पे ये अपना c हो गया। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि तो x अक्ष पे वो कहाँ पे मिल रहा है, यानी y का मान 0 भी तो होना चाहिए। यहाँ पे हमको x के निर्देशांक निकालने थे, तो y का मान अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं कुछ इस प्रकार से हम 0 लाते हैं। 0 रखने के बाद ये 0 हो जाएगा, x का मान उधर जाएगा तो -1 यानी कि -1 मिलेगा। x का मान -1 रखने पर 0 हो रहा है, तो ये -1 पे मिलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। तो अगर ग्राफ सही बना रहा है, पटरी से खींचा गया तो ये -1 पे ही जाएगा। अभी यहाँ पे खींचना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमको त्रिभुज
अब ये एक त्रिभुज बनाना है x अक्ष के साथ, ये त्रिभुज जो बनेगा तो उसके शीर्षों के निर्देशांक भी देखने होंगे, तो इसी वजह से ये ऐसा कहा गया यहाँ पे। और x पे 1 y पर 8, x पे 1 y पर 8, यहाँ पे कहीं आउटपुट मिलेगा 2 पे 6 हो गया, 2 पे 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कहीं मिलेगा 3 पे 4, तो 3 पे 1 2 3 4, यहाँ पे आपको कहीं मिल रहा है। और ये जो C का था वो 3 पे 4 ही था, बिल्कुल ये C पे ही मिल रहा है, इसका नाम अपना हो गया ये R, ठीक है। और यहाँ पे 4 पे 2 हो रहा है, तो 4 पे 2 कुछ इस प्रकार से, अगर हम इसको ऐसे मिला लेते हैं तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए। और यहाँ पे ये किस बिंदु पे काट रहा है इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे x का मान 0 हो रहा है, x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो 2 0 10, कुल मिला के यहाँ पे 10 मिलेगा y के मान। तो ये y जाके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमको 6 नहीं यहाँ पे 10 पे मिलना चाहिए। तो अच्छा खींचेंगे तो अच्छा ही बनेगा, नहीं तो ऐसे ही काम चलाओ खराब बनता रहेगा। तो ये तो ग्राफी निरूपण हो गया। आप यहाँ शीर्षों के निर्देशांक अगर लिखना होगा तो ये जो शीर्ष हो गया -1 है और y पे 0 है, यहाँ पे x पे हम 10 गए हैं, y पे 0 है और 10 और 0 है, और यहाँ पे x पे 3 गए हैं, y पे 4 गए हैं, बार बार यही तो दिखाया गया है 3 और 4। तो ये शीर्षों के निर्देशांक भी हो गए और त्रिभुज भी बन गए और हमको ग्राफी निरूपण भी कर लिया। कुछ स्थितियों में इसका क्षेत्रफल भी निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत वाली बात तो बस इतने से है। आपने ये सारी चीज़ें देख ली, इसको ग्राफ को थोड़ा और साफ सुथरा बनाएं तो बेहतर रहेगा। और अभी हम अगर बात करें 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न यहाँ पे y अक्ष के साथ कह रहा है, सेम काम करना है लेकिन y अक्ष के साथ कर लेना होगा, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। 8वें सवाल में कह रहे हैं कि आलेखीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इन के x अक्ष शीर्षों के निर्देशांक वही सेम चीजें हैं। हल करने का मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पे हमने जब इस ग्राफ को बनाया तो इसका अगर हल करने की बात की जाएगी तो आपको बस इतना से बताना है कि ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं। यहाँ पे काट रहे हैं, x का मान कितना है, x बराबर है, हमको समीकरणों का हल x बराबर 3 और y बराबर 4 आपको ऐसे लिखना होगा। इन दोनों समीकरणों का हल तो इतना ही बना। आपके जो 8वीं वाली सवाल है इसमें भी जब हल करेंगे तो सेम चीज़ें वही बनेंगी और लगभग ये सवाल भी तो वही ही है। 9वीं सवाल में यहाँ पे 2 सीधे कह रहे हैं रेखाएं इतना और इतना 2 सीधे रास्तों को निरूपित करती है। जांच कीजिए कि ये रास्ते एक दूसरे को पार यानी प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं। प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं तो आपको ग्राफ बनाना होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं ये आपको चेक करना होगा बाकायदा। वैसे ही 10वीं सवाल है, रैखिक समीकरण का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका एक हल इतना हो और अद्वितीय हल हो। आप ऐसे कितने युग्म लिख सकते हैं, पहले बात तो यहाँ पे अनंत युग्म लिखे जा सकते हैं, ठीक है। कितने भी आप इसमें युग्म लिख सकते हैं समीकरणों के, क्योंकि ये आप समझिए कि जो भी एक बिंदु होता है, जैसे यही बिंदु की बात कर दी गई है। अब एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसी बिंदु से जाने वाली इन दोनों रेखाओं को, इसको और इसको ले लिया जाए, इनका समीकरण लिख दिया जाए तो आप मिल गया इसमें कितने युग्म, एक युग्म ये बन गया और दूसरा भी उसके बगल वाला, तीसरा, बहुत सारे युग्म बन सकते हैं। और इनके आपको क्या करना है, समीकरण, ऐसे समीकरण युग्म भी लिखने हैं। तो बेसिकली हम इसी को समीकरण युग्म भी बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मतलब इसी को हम लोग को ज़्यादा कुछ हल ही नहीं करना है। यहाँ पे x है प्लस 0y लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर -1 कर दीजिए, ये पहला समीकरण हो गया। और y है तो यहाँ पे 0x प्लस बराबर 3 कर दीजिए, ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ पे y की जगह 0y और x की जगह 0x ऐसे लगा सकते हैं, तो ये भी बन सकता है। तो ये स्थितियाँ बनती हैं, ये समीकरण खुद ही है। x बराबर -1 जो है अपने में स्वयं ही एक समीकरण है, पर आप 0 लगा के, इसमें स्मार्टनेस वाला थोड़ा सा काम है, बाकी और भी समीकरण इसमें बनाए जा सकते हैं। और अगर समीकरणों को बनाने की ही बात आ रही है तो आपको x बराबर -1 दिया गया है और y बराबर आपको 3 दिया गया है। अगर हम समीकरण बनाना ही चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस y बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 2 हो जाएगी एक समीकरण, तो ये बन जाएगा। स्थिति समझ रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। और x माइनस वाई अगर हम लगाना चाहेंगे, x में से y घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये -4 टोटल बन जाएगा। एक दूसरा समीकरण ये हो जाएगा। ये दोनों समीकरण क्या होंगे, इसी बिंदु से जाएंगे और कहीं से नहीं जाएंगे, ठीक है, इसी बिंदु से जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, इस तरीके से, दोनों को जोड़ करके, दोनों से घटा करके। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। आप दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, जो भी x और y के बिंदु के मान दिए गए हैं उन्हीं को, कुछ अलग से हमको नहीं लाना है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो जो मिला वो आपका एक समीकरण बन गया, घटा दिया। अगर आप y माइनस एक्स करेंगे तो दूसरा चीज़ मिलेगा ना, तो वहाँ पे भी एक अलग से समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे आपको दो लोगों को दिखाना है, तो आप इन लोगों को कह सकते हैं कि ये समीकरण है। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। और 11वीं सवाल में कह रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है। तो ये स्थिति हमको आपको बतानी है। तो मुख्यतः सवाल नंबर 11 में आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, पर मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन को आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत है। और उन्हें जांच करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा था कि अगर संगत होने की बात करेंगे तो प्रतिच्छेदी और संपाती और प्रतिच्छेदी हो जाए तो संगत कहलाएंगे, और समांतर हो जाएंगे तो असंगत कहलाएंगे। आपको बस समांतर होने की स्थिति याद रखनी है कि ये कैसे होता है। देखिए a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के बराबर हो जाए और c1/c2 के बराबर ना हो, यानी पहले दोनों बराबर हो जाएं, तब तो ये स्थिति बन जाती है समांतर की। अन्यथा बाकी सभी स्थितियों में आपको संगत तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम a1 बराबर प्राप्त करते हैं कि 4/3 है, b1 बराबर प्राप्त करते हैं 2 है, c1 बराबर, ये देखिए बराबर के उस पार है, इस पार लाएंगे तो -8 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ से a2 बराबर निकालेंगे तो 2 है, b2 बराबर निकालेंगे तो 3 है, और c2 बराबर निकालेंगे तो आपको बराबर के उस पार है, इस पार आने के बाद -12 हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। आपको बस इतना सा थोड़ा सा और करना होगा कि 8 को इधर ला के लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो दिखेगा। अभी हमको a1/a2 निकालना है, वो कितना बनेगा, तो 4/3 तो यहाँ पे कर रखा है, /2 लगाएंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, तो 2/3 बेसिकली मिलता है a1/a2 के बारे में। अब b1/b2 को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमको क्या मिलता है कि b1 तो अपना 2 दे रखा है और b2 क्या दे रखा है, 3 दे रखा था, ये तो हो गया। अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं। ये क्या मिलता है, -8 मिलता है, -12 मिलता है, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ पे 2/3, तो हमको यहाँ पे सभी जगह बराबर मिल रहा है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा जाता है संपाती कहा जाता है। जब ये संपाती हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी, और संपाती नहीं होती, समांतर होती तो असंगत कहा जाता है। बस इतना सा काम हमको इसमें करना है। और अब अगर आप 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो तीनों प्रश्न उसी आधार पर आपको करने हैं। a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके समांतर समांतर संपाती हैं या ऐसे प्रतिच्छेदी हैं, ऐसे आप चेक करना है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, बिना किसी बहुत झंझट कुछ नहीं होने वाली, बहुत आराम से आप बता पाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस मान के लिए निकाय के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने का मतलब होता है कि केवल एक हल होना। केवल एक हल होने का मतलब ये होता है कि, चलिए मैं लिख करके बताता हूँ। तो भाई बात इतनी सी आ जाती है कि ये दोनों कब किसकी बात कर रहे थे, अद्वितीय हल होने की बात कर रहे थे। अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल केवल एक हल होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। और जब काटती हैं तो a1/a2 डज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो समांतर हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाए तो संपाती हो जाएगा, और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं ही अपना अद्वितीय हल देती हैं। तो यहाँ से हमको a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को रखना होगा और यहीं पे काम करना होगा। a1 की जगह अपना k काम करेगा, वो k रख दिया है, a2 की जगह अपना 3 रख दिया है, बराबर नहीं है, b1/2 है और b2 क्या है, यहाँ पे y के साथ क्या है, 1 है, बस इतना सा। c की हमको ज़रूरत ही नहीं है, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए। तो 3 को उधर पर पहुँचाएंगे तो k बराबर हमको मिल जाएगा 3 दूना 6, जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसा हमको कुल मिला के मिलना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे k बराबर 6
के मान पर 6 पर 6 पर समीकरणों के अद्वितीय हल नहीं होंगे तथा 6 के अलावा अन्य किसी भी मान के लिए ठीक है, के बराबर 6 के अलावा अन्य सभी मानों के लिए दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, ये बात आती है। तो यहाँ पे बराबर नहीं होने का मतलब ही यही होता है। अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, इनके अद्वितीय हल नहीं हो पाएगा। तो 6 के अलावा छोड़कर कोई भी मान मिल जाए तो उन सभी के लिए अद्वितीय हल होगा, बस 6 पे नहीं होगा। इतना सा आपको यहाँ पे उत्तर देना होगा। ओके, तो अगर आगे के प्रश्नों की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कहा जा रहा है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होने का मतलब होता है वो समांतर होते हैं, और समांतर कब होते हैं, जब a1/a2 b1/b2 क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपको वही पूरी स्कीम अपनानी है, बशर्ते आप यहाँ पे बराबर कर देना है, और बराबर करने के बाद आपको उतना लंबा थ्योरी भी नहीं लिखनी, बड़ा आराम से मिल जाएगा। तो वो सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट रहेगा। अब यहाँ पे अनंत हल होने के भी आपको चांसेस दिए जा रहे हैं ज्ञात करने के। तो ऐसे में a1/a2 b1/b2 c1/c2 को बराबर कर देना है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दोनों स्थितियों में बराबर करना है, और के का मान बड़े आराम से मिलेगा, आपको बराबर ही करना होगा। तो आप कीजिएगा और ध्यान से। अगले वाले सवाल को देखेंगे। यहाँ पे पी और क्यू के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब यही होता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर हों। तीनों स्थितियां जब बराबर होंगी तो आप समझ ही रहे हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाऊं मैं, तो अनंत हल होने की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। यहाँ पे तो हमको p और q दो चीज़ें याद करनी है। इससे ऊपर जो 15 नंबर क्वेश्चन था उसमें केवल k याद करना है। तो आपको यहाँ पे बातें समझ में आ जाएंगी। आप देख लेंगे तो 2p-1 जो है वो a1 की जगह पे है, और a2 की जगह पे अपना 3 है, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे b1 की जगह पे 3 है, और b2 की जगह पे q-1 है, और c1 बराबर यहाँ पे 5 हो रहा था, -5 ही बनेगा, वो प्लस में हो जाएगा। बराबर कुछ पार है, यहाँ पे 2 है। अगर इसको इधर लाएंगे तो -5, इसको इधर लाएंगे तो -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। स्थितियों को आप देखकर भली बात समझ गए होंगे कि अगर इसको इसके साथ बराबर किया जाए, इसको इसके साथ बराबर किया जाए, तो पी और क्यू के बड़े आराम से मान मिलेंगे। जब भी 2 बार बराबर दिया जाता है, इसी प्रकार से हमको चुनाव करना होता है, चुनना होता है। जैसे कि हम इसी प्रकार से हम 15 नंबर वाले क्वेश्चन में भी चुनाव करेंगे एक ही जगह पे, जहाँ पे गिनतियाँ ये सी बराबर रहेंगे। यहाँ पे पी और क्यू और के बारे में कोई चर्चा ना हो, उसके बराबर बात करेंगे पी और क्यू के। अब यहाँ पे 2p-1/3 बराबर 5/2 करेंगे, तो इसका गुणा उधर, उसका गुणा उधर, तिरछा गुणा कराएंगे। 2 का इधर, देखिए इसका करता है, 2 से गुणा कराने पर 4p-2, और इसका 5×3=15 हो रहा है। ये उधर जाने के बाद जुड़ जाएगा, तो 4p बराबर 15 2 17 हो जाएगा, और p बराबर हो जाएगा 17/4। ऐसे ही आप q का मान खुद निकालिए, और उसके बाद जो आगे आपके क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उनको भी इसी प्रकार से करने का प्रयास कीजिए। कोई भी बड़ी बात नहीं है इसको करने के लिए। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। 17 नंबर सवाल में कि किस मान के लिए निकायों के समांतर रेखाएं निरूपित करेंगे। अब यहाँ पे समांतर रेखाएं होने का मतलब आपको बताया था कि a1/a2 b1/b2 बराबर होना चाहिए, c1/c2 के बारे में बराबर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति बनेगी। वही सेम चीज़ है, बस रूप बदल दिया है, नाम बदल दिया है, तरीका कहने का बदल दिया है, लेकिन आपको करना बस इतना सा है। और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कहाँ पे क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आपको एक सारणी दी गई है, जहाँ पे आपको यहाँ पे देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है, ये बराबर नहीं है वाला, और केवल एक हल है, और असंगत
ये संगत है। तो ये पूरी चीज जो चारों चीजें होती हैं यहाँ पे आपको दी गई है, तो मैच करा सकते हैं। जैसे कि 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया था कि हमको समांतर रेखाओं को निरूपित करना है, तो समांतर रेखाओं को निरूपित करने के लिए हम यहाँ पे ध्यान लगाएंगे कि हमारे पास समांतर रेखाएं यहाँ पे मिलती है। समांतर रेखाओं का गुण हमको a1/a2 b1/b2 बराबर मिल रहा है, c1/c2 बराबर नहीं मिल रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे, केवल हम आगे वाले दोनों को लेंगे और इसमें ही मान रख करके हल करेंगे। ऐसी स्थिति में हमको k का मान तुरंत मिल जाएगा। तो ये आपको इसमें देखना है, आपकी किताब में तो ये पूरी चीजें हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहाँ पे के मान ज्ञात कीजिए जब भी यहाँ पे दो स्थितियां दी गई हैं, तो प्रतिच्छेदीय और समांतर दोनों स्थितियों में अलग अलग प्रकार से वही करना है जो आपने 17 नंबर क्वेश्चन में किया है, कुछ भी बड़ा नहीं है। 19, 20, 21 और 22 तीनों के तीनों सवाले ही चार के चारों सवाले ही एक समान है। शाब्दिक प्रश्न से बीजगणितीय रूप में बदलना है और बीजगणितीय रूप बदलने के बाद आपको आलेखी रूप में उसको हल करना है। क्योंकि यहाँ पे आलेखी विधि ही चल रही है तो आलेख बना करके हल करना होगा। मैं आपको बस एक क्वेश्चन का 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का या फिर अनुपात वाले सवाल का, ठीक है। हम यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप शॉर्टकट में बहुत जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, आप उसको बनाइएगा और आलेखी विधि से हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, काटेंगे, वही के मान x और y का मान आपके हल होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है 4 पेन 4 पेंसिलों 4 पेन और 4 पेंसिलों पेंसिल बॉक्सों का मूल्य 100 रुपए है। यानी 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्सों का मूल्य क्या है, 100 रुपए है। यदि एक पेन के मूल्य का 3 गुना पेंसिल 3 गुना एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य से 15 अधिक है, तो उपरोक्त स्थिति में निम्नलिखित समीकरणों को युग्म बनाइए और एक पेन एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फिर से पढ़ते हैं सवाल को। 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्सों का मूल्य 100 रुपए है। यदि एक पेन के मूल्य का 3 गुना एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य के से 15 अधिक है, तो इस स्थिति में सारी चीजें आपको बनानी है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्नों को थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट तरीका यहाँ पे यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं लिखने वाले हैं। तो कैसे यहाँ पे बनेगा देखेंगे। सबसे पहले बात, एक पेन जो होगी इसका मूल्य हम x मान लेते हैं। एक जो पेंसिल होगी, ठीक है, पेंसिल जो होगी उसका y हम मान लेते हैं। और 4 पेन की बात कर रहे हैं तो 4x, 4 पेंसिल की बात कर रहे हैं तो 4y, इन दोनों का योगफल कितना हो गया, 100 के बराबर हो गया। और ऐसे में एक पेन का 3 गुना, ठीक है, एक पेन का 3 गुना, ये 3 गुना कर दिया हमने, पेन का 3 गुना एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य से 15 अधिक है। पेंसिल बॉक्स का मूल्य कितना है, y है, उससे 15 अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये तो ज्यादा है, ये पेंसिल से ज्यादा है, तो पेंसिल वाले में 15 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में ये पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। बस स्थिति बस इतनी सी है और इन्हीं समीकरणों को हमको आलेखी विधि से हल कर देना है। हल करने के बाद जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करते हैं खत्म। हमने लगभग सभी प्रश्न के इस प्रश्नावली को संपूर्ण करने की कोशिश की है। बहुत सारे प्रश्न हमने छोड़े हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको आपको अलग से बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।